स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो से जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्लीज इसको ब्लाइंडली देखकर ट्रेड मत करना, क्योंकि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको खुद के ओपिनियन के हिसाब से करना होगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने का कमेंट्स आया था कि सर जियो फाइनेंस सर्विसेज के ऊपर क्या अभी हायर लेवल से बिग फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर मैं अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए एक जगह पे जाकर वो अटक चुके हैं, मतलब इस टॉप लेवल में जाकर इस लेवल में कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी की जर्नी कहाँ से कहाँ तक हुआ। अगर मैं एकदम ग्राउंड लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 83% का रिटर्न दिया, और वो भी कितने दिनों में, एटलीस्ट 6 मंथ में। चलो एक बार मैं आपको वो भी मार्किंग करके दिखा देता हूँ, एटलीस्ट कितने दिनों में रिटर्न मिला। 140 दिन, मतलब अराउंड 6 मंथ के आसपास, तो सॉरी 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी 80% के आसपास रिटर्न दिया, आपका फंड का 80% कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी इतनी लंबा जर्नी कर चुके हैं तो वो कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे जाकर रुकेगा। ऐसे नहीं कि वो हमेशा भागते ही चले जाएंगे, हाँ भागेगा तो जरूर, क्योंकि जियो फाइनेंस कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, रिलायंस की कोई कंपनी है और इसका बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग ना होने के बाद भी जो कंपनी जो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सोचिए बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। अगर कंपनी की एक ओवरऑल बात करूं, कंपनी की जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी की जो मेनली बिजनेस है वो इंडिया में है, और इंटरेस्ट इनकम से ही कंपनी अभी इनकम आ रहा है 65%। तो बाकी देखिए कंपनी का 24% आदर्श के ऊपर, और फीस एंड कमीशन के ऊपर 9 अराउंड 10% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। कंपनी के जो बिजनेस कंप्यूटर है वो कौन है, एनबीएफसी और बैंक्स। तो दोनों के साथ टक्कर लेकर कंपनी काम कर रहा है कि कौन सा एनबीएफसी है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। तो इस तरीके से एनबीएफसी के साथ टक्कर लेकर कंपनी काम कर रहे हैं। और बैंक्स के साथ देखा जाए तो कौन सा बैंक हो गया, तो जैसे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, स्टेट बैंक हो, मतलब इस तरीके से जो बैंक्स है इसके साथ कंपनी टक्कर ले रहा है। तो एक बड़ी एनबीएफसी और बड़े कुछ बैंक के साथ कंपनी टक्कर लेकर आगे बढ़ रहा है। तो एक बेस्ट तरीके से व्यू के हिसाब से बात करें तो कंपनी की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रही बात कंपनी के जो अपडेट के, उस अपडेट के बारे में बात करें तो एज ए इन्वेस्टर अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं खुद के होल्डिंग को, और कंटिन्यू वो करने वाले भी, मतलब करने भी चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। अभी जियो फाइनेंस के ऊपर मैं यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक कोई पैटर्न चाहिए, कुछ डिसीजन चाहिए। तो उस डिसीजन मेकिंग के बाद ही मैं कुछ ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरा जो पहले ट्रेड था वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स का ट्रेड था। फर्स्ट ट्रेड मैंने रेंज बेसिस में लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे टारगेट बना। सेकंड एंट्री मुझे कप विद हैंड पैटर्न्स के बेसिस में मिला, जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और उसके बाद टारगेट यहाँ तक मिला। तो 2 बार मुझे एंट्री यहाँ पे मिल चुके थे, 2 बार, एक बार 28% का रिटर्न मिला यहाँ पे, और दूसरी बार 22% के आसपास रिटर्न मिला। तो मैं कुछ क्वांटिटी को एज द लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, उसको मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना जियो फाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड देखा जाए तो एक एक इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इन आईटी सेक्टर कंपनी, और इसके ऊपर सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है कि इन्फोसिस के ऊपर 6 लाख करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है, और कंपनी के पी रेशियो और आर देखेंगे तो कंपनी का आर जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, और पी रेशियो 25 के आसपास है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 के आसपास है, मतलब इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ते में आपको देखने को मिलेगा। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर इन्फोसिस के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है। देखिए आईटी सेक्टर के ऊपर पहले से ही प्रेशर है ग्लोबली मार्केट की तरफ से, यूएस से। और यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर के ऊपर एक फॉलिंग सिचुएशन में पहले दिनों में भी डिस्कशन किया था कि अगर आईटी में इन्फोसिस के जो एडीआर, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे इन्फोसिस का जो एटीआर है वो क्या है, पॉजिटिव में है। इसका मतलब पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे मार्केट में, इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। पिछले दिनों में नेगेटिव था, इसके चलते बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। तो इन्फोसिस के ऊपर जो करेक्शन हुआ, ये जो करेक्शन हुआ वो यूएस मार्केट के न्यूज के चलते, न्यूज मार्केट के नेगेटिविटी चलते इन्फोसिस के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। बाकी कोई यहाँ पे कोई खराब सिचुएशन नहीं है। जो लोग सोच रहे कि इन्फोसिस
अभी बड़ा गिरावट का माहौल दिखा सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा उतना बड़ा गिरावट का माहौल दिखा सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे, मतलब इस सपोर्ट के नीचे अगर गए, तो उसको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो 1366 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यही लेवल एक स्ट्रांगली लेवल है, क्योंकि इस लेवल को होल्ड किया उसके बाद एक बिग बाउंस किया, मतलब इसी लेवल से वो बिग बाउंस करने का कोशिश करेंगे। बाकी देखिए अभी जो इस जो लेवल में आकर कंपनी अटक है, बट अटक चुका है, वो भी एक स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंस था, तो उसको भी सपोर्ट के हिसाब से लेंगे। और तीसरी बात, 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिला है। तो इतने सारे सपोर्ट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर यहाँ से बाउंस बैक करने का हायर पॉसिबिलिटी है। तो बाकी इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी एक लगातार ग्रोथेबल कंपनी है, और इस तरीके से कंपनी से मुंह फेर लेना बहुत बड़ा गलती होगा, क्योंकि सर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्फोसिस के ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ। और मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल जो सर्विसेज है उसके ऊपर 94%, और बाकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर 5.29%। देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रहा है, छोट मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में सिर्फ 5%, यूरोप कंट्रीज में 25%, और पूरा का पूरा बिजनेस इसका नॉर्थ अमेरिका में है। और नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस होने के कारण कंपनी के ऊपर अमेरिका से कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आए आईटी सेक्टर के ऊपर, तो सबसे पहला झटका इसी तरीके से कंपनी को मिल जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, सारी चीज़ों को आप वेरीफाई करिए, उसके बाद कंपनीज के ऊपर काम करिए। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है इन्फोसिस के ऊपर कुछ इस तरीके से बना है, कुछ यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बना। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया तब मैंने क्या किया, एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे करेक्शन भी हो चुके हैं। करेक्शन होने के बाद मैं ऑब्वियसली इंतजार करूंगा। अगर मेरे एंटी लेवल से अगर 20% और भी करेक्शन हो, तो एटलीस्ट 20% अगर गिरे, इस लेवल तक अगर आए, तो मैं फिर से एक एवरेज करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर एवरेज करके चलता हूँ 20% गिरने से। तो बाकी देखिए मेरे पॉइंट आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या व्यू है, आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मेरा जो इस एंटी लेवल से टारगेट है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास टारगेट है। तो चांसेस ज़्यादा रहेगा उस टारगेट तक जाने के लिए, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ इंडिया के सबसे बड़े एक पुराना ट्रस्टेड एक देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, सॉरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक रिटेल कंपनी है। तो रियलिटी कंपनी के ऊपर हमेशा एक चीज़ को नोटिस करना कि जब कोई कंट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो उस कंट्रीज में रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि चाइना में जब डेवलपमेंट हुआ था तब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था। और चाइना जब डेवलप कंट्री बन चुके हैं उसके बाद उसका रियलिस्टिक बिजनेस बहुत खतरे में आ चुके हैं। मतलब उसके बाद आप देखा जाए तो चाइना में आप एक चीज को नोटिस करना कि रियलिस्टिक बिजनेस में आज बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत सारे रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज मतलब कर्जे के कारण वो डूब चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। तो जिसके चलते डीएलएफ में एक बहुत बड़ा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, सॉरी डीएलएफ के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, उसके चलते हुए पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो लोगों को घर खरीदने में, लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तभी ना वो सारी चीज़ों को खरीदारी करेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि डीएलएफ के ऊपर एक अपडेट भी है। आप देखेंगे तो डीएलएफ प्लान टू रेज अप टू 600 करोड़ थ्रू इशूज बाय डिबेंचर्स टू इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर को डिबेंचर के माध्यम से कंपनी 600 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है। तो देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया, सर मार्केट से इतना पैसा उठाने का क्या जरूरत है, वो बैंक से तो भी लोन ले सकते हैं। तो बैंक से वो लोन लेंगे तो उसके इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वो डिबेंचर के माध्यम से अगर वो मार्केट से पैसा उठाया तो उसका इंटरेस्ट बहुत कम देना होगा। तो इसलिए हर हमेशा आपको कंपनी देखने को मिलेगा वो मार्केट से नहीं, वो शेयर होल्डर से और इन्वेस्टर के माध्यम से वो पैसा फंड रेज करते हैं। तो डीएलएफ के ऊपर ऑब्वियसली मैं बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ, और मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस्ड हूँ बहुत पहले से ही। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट को पब्लिश किया, अलग लेवल का कंपनी का सेल्स का मेंटेनेंस किया, उसके बाद एक्सपेंस को भी मेंटेनेंस किया, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट्स बेस्ट तरीके से देखने को मिला, जिसके चलते है एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और टेक्निकली चार्ट पढ़ने के हिसाब से बात करें तो मुझे एक ट्रेड मिला था, वो बहुत लंबा ट्रेड मिला। एक कब बना, और वो कब कब से बना, 2011 से, 2011 से लेकर एक लंबा जर्नी के बाद 2022 तक कब बना, मतलब देखिए 10 साल तक कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया।
तो जो लोग इतने सालों से पेशेंस के साथ बने रहे, उसको फाइनली अब फायदा मिल रहा है, क्योंकि आज कंपनी देखिए जब भी कप विद 100% बनने के बाद ब्रेकआउट किया, तो एक लंबा जर्नी देखने को मिला, एक शानदार तरीके से टारगेट कंपनी अचीव किया। तो मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर इस टारगेट पाने के बाद कंपनी थोड़ा-सा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, कंपनी इस जगह पे थोड़ा-सा रुक सकते हैं, उसके बाद कुछ डिसीज़न फिर से वो लेने वाले हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, काम करना है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।